नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और यूपी टीटी में आने वाला साइकोलॉजी के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा होगा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य और शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ से आने वाले जितने भी पीवाई के क्वेश्चन है उसका हम लोग फुल डिस्कशन के साथ आंसर टिक करेंगे। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को और शेयर कर दें जहाँ कहीं भी ग्रुप में जुड़े हुए, ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें और इसका फायदा उठा सकें। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है क्या बालक, शिक्षक, पाठचर्या या शिक्षण विधि? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र कौन सा है? क्या बालक है, शिक्षक है, पाठचर्या है या शिक्षण विधि है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य जो होता है बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, उसकी रुचि को जागृत करना होता है, उसकी क्षमता का विकास करना होता है। इस तरह से आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है वो क्या है? आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है वो बाल केंद्रित है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है फ्रेंड्स वो क्या है? वो बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित है आधुनिक शिक्षा प्रणाली, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र जो होगा वो क्या होगा? वो होगा बालक। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति जो है वो कैसी है? क्या कलात्मक है, मनोवैज्ञानिक है, दार्शनिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो क्या करता है? शिक्षा मनोविज्ञान में अवलोकन किया जाता है, बच्चों का परीक्षण किया जाता है। पहले बच्चों को हम लोग ध्यान से देखते हैं, अवलोकित करते हैं, फिर उसका टेस्ट लेते हैं, परीक्षण करते हैं, फिर वो जो बच्चा हमने पढ़ाया उसे उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, फिर उसे हम क्वेश्चन पूछ के या सम बनाने को दे करके उसका प्रयोग करवाते हैं। फिर बच्चा जो गलती करता है उसको हम लोग फिर वापिस से उसको समझाते हैं, सिखाते हैं, यानी उसको विश्लेषित करते हैं। इस तरह से ये प्रणाली क्या है? ये प्रणाली जो है, ये प्रयोग जो कहलाता है वो वैज्ञानिक प्रयोग कहलाता है। इसलिए जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होगी? ये मुख्य रूप से वैज्ञानिक होगी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति जो है क्या है? वैज्ञानिक है, क्योंकि यह क्या करता है? यह विद्यार्थी के व्यवहार और अधिगम का व्यवस्थित अध्ययन करवाता है। विद्यार्थी का व्यवहार क्या है और उसका अधिगम, ऐसा नहीं कि हमने प्लस सिखाया बच्चों को, हमने बच्चों को जोड़ सिखाया, हम उसको घटाव नहीं सिखाएंगे, माइनस नहीं सिखाएंगे, हम बच्चों को डायरेक्ट क्या करेंगे? भाग देना सिखा देंगे। ऐसा तो नहीं होता है ना। हम पहले बच्चों को जोड़ सिखाते हैं, फिर कैरी वाला यानी हासिल वाला जोड़ सिखाते हैं, फिर हम बच्चों को घटाव सिखाते हैं, फिर गुणा सिखाते हैं, फिर भाग सिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षक से संबंधित होती है, यह कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है, जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। तो फ्रेंड्स, ये परिभाषा क्या स्किनर का है, क्रो एंड क्रो का है, थॉर्नडाइक का है या जेबी वाटसन का है? तो फ्रेंड्स, ये तो परिभाषा है, इसे आपको याद करना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये हमें इसको ऐसे याद करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है, यह कथन जो है फ्रेंड्स क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में क्या शामिल नहीं?
अधिगमकर्ता का अध्ययन शामिल नहीं है, सीखने की प्रक्रिया शामिल नहीं है, शिक्षण विधियां शामिल नहीं है, या फिर विद्यालय के वित्तीय मामले शामिल नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगमकर्ता का अध्ययन तो शामिल है भाई, अधिगमकर्ता यानी बालक का अध्ययन तो शामिल है, सीखने की प्रक्रिया वो किस प्रोसेस से सीखेगा ये भी शामिल है, किस शिक्षण विधि के द्वारा कौन से बालक को सिखाया जाएगा, कौन से शिक्षण विधि से बालक आसानी से पूरे चैप्टर को समझ पाएगा, जो हम उस तक पहुंचाना चाहते हैं वो उस तक पहुंच पाएगा, वो क्या होगा, शिक्षण विधि होगी, कौन सी विधि के द्वारा। ये तीनों तो शामिल है, लेकिन विद्यालय का वित्तीय मामला से शिक्षा मनोविज्ञान का क्या मतलब है। विद्यालय की जो भी आर्थिक स्थिति है उससे शिक्षा मनोविज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान सबसे प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे प्रमुख उद्देश्य कौन सा है। बालक के व्यवहार का अध्ययन करना, शिक्षक की योग्यता बढ़ाना, पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित करना, या विद्यालय अनुशासन बनाए रखना। शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे प्रमुख उद्देश्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा, प्रमुख उद्देश्य पूछा है इसमें, तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या, विद्यालय के अनुशासन बनाए रखना है। अनुशासन बनाए रखना उसका उद्देश्य में नहीं आएगा फ्रेंड्स। पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित करना ये शिक्षा मनोविज्ञान का काम नहीं है। शिक्षक की योग्यता बढ़ाना ये भी शिक्षा स्कूल मैनेजमेंट, ये सब काम नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य उद्देश्य जो है वो क्या है, बालक के व्यवहार का अध्ययन करना। बालक के व्यवहार का अध्ययन जो है वही शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है। क्या प्रयोगात्मक विधि है, अवलोकन विधि है, आत्मनिरीक्षण विधि है, या जीवन वृत्त विधि है। तो मनोविज्ञान की सबसे लोकप्रिय विधि है वो क्या है फ्रेंड्स, वो अवलोकन विधि है। अवलोकन विधि क्यों है, क्योंकि इस विधि में व्यक्ति के क्या होता है, व्यवहार को प्राकृतिक परिस्थिति से जोड़ा जाता है। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार को प्राकृतिक परिस्थिति से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, प्राकृतिक परिस्थिति जो होती है उससे जोड़ा जाता है। इसलिए मनोविज्ञान की सबसे, यानी बच्चों को कोई चीज दिखा करके उसको सीधे उसके कहते हैं ना करके सीखना, करके सीखना, करके सीखना या देख के सीखना। जैसे आप कोई चीज सुनते हैं तो आपको थोड़ा 10% घुसता है दिमाग में, जब आप उसे देखते हैं तो आपके में 50% घुसेगा, लेकिन देखेंगे सुनेंगे और करेंगे तो आप में क्या हो जाएगा, 100% घुसेगा दिमाग में। इसलिए अवलोकन विधि क्या है, प्राकृतिक विधि है। इसलिए अवलोकन विधि मनोविज्ञान की सबसे लोकप्रिय विधि है, क्योंकि वो प्रकृति से सीधे बच्चों को अवलोकित करवाती है, जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य विद्यार्थी के डैश का सर्वांगीण विकास करना। विद्यार्थी के शरीर का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, मानसिक विकास करना, या सामाजिक विकास करना। शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे मनोविज्ञान का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है शिक्षा मनोविज्ञान का, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है फ्रेंड्स विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास करता है। क्या करता है, सर्वांगीण विकास करता है। लेकिन हमारे ऑप्शन में तो सर्वांगीण विकास है ही नहीं। तो सर्वांगीण विकास में क्या शारीरिक विकास आएगा ओनली, नहीं। मानसिक विकास आएगा ओनली, नहीं। सामाजिक विकास आएगा ओनली, नहीं। उसके व्यक्तित्व का विकास करना, उसके व्यक्तित्व का विकास ही सर्वांगीण विकास होगा, यानी उसका पूरा व्यक्तित्व ही विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक डैश विज्ञान है, सकारात्मक विज्ञान है, नियामक विज्ञान है,
ए और बी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान एक डैश विज्ञान है। तो फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये क्या है, सकारात्मक मनोविज्ञान है, क्योंकि वह क्या होता है, वह जो है वास्तविकता पर आधारित होता है। वह किस पे आधारित होता है, वास्तविकता पर। वह वास्तविक होता है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, सर्वांगीण सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। शिक्षक के लिए फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक इसलिए है कि यदि कोई शिक्षा मनोविज्ञान नहीं जानता है, वो बालक की रुचि को नहीं समझ सकता है जल्दी से, क्योंकि मनोविज्ञान जो है बालक की रुचि को समझाता है, समझ जाने में आसानी करता है। बालक की क्षमता शिक्षक आसानी से समझ सकता है, क्षमता को शिक्षक आसानी से समझ सकता है। बालक को क्या समस्या हो रही है और उस समस्या में हम किस तरह से सहायता करें, इस चीज को भी शिक्षक आसानी से समझ सकता है। कब, यदि वह मनोविज्ञान पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर जो हमारा ये लिखेंगे कि शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है का निर्धारण करना है। यह कथन किसकी भूमिका को रेखांकित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है का निर्धारण करना है। यह कथन किसकी भूमिका को रेखांकित करता है। तो विद्यार्थी तो क्या पढ़ाएगा नहीं ना, कैसे पढ़ाना है ये भी विद्यार्थी का काम नहीं है, क्यों पढ़ाना है विद्यार्थी है कि किसका काम है फ्रेंड्स। तो ये काम सीधे समझ में आ रहा है हमारे शिक्षक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का अर्थ क्या है। विकास का अर्थ से मतलब केवल शारीरिक विकास है, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तन है, मानसिक क्षमता में वृद्धि है, सामाजिक व्यवहार में वृद्धि है। तो फ्रेंड्स वृद्धि और विकास दो शब्द हैं। वृद्धि जो है वो काउंटेबल होता है, क्या होता है, उसमें मात्रा होती है, और विकास क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास में क्या होता है फ्रेंड्स, मात्रा और गुण दोनों होता है, मात्रा और गुण दोनों होता है। तो इस आधार पर शारीरिक विकास तो केवल हम 5 kg के थे, हम 5 फीट के थे, हम 4 फीट के थे, हम 3 फीट के थे, मात्रा हो गया। मानसिक क्षमता, उसका IQ लेवल 125 है, उसका IQ लेवल 124 है, 190 है, 100 है, ऐसे होगा। सामाजिक विकास, बालक क्या है, बातचीत करने में अच्छा है, वो खेलता है, बच्चों के साथ अच्छे से रहता है, ये तो सामाजिक विकास हो गया। लेकिन परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तन, इसमें क्या आ गया, इसमें जो है परिपक्वता, समझदारी और अनुभव के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन होंगे, इसमें मात्रा और गुण दोनों आ गया। इसलिए हमारा विकास का अर्थ क्या हो जाएगा, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्वेश्चन का कठिनाई लेवल बढ़ते जा रहा है ना। और क्लास को लास्ट तक जरूर बने, और भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उनको जरूर वीडियो दिखाएं, उनको लिंक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकास के समान प्रतिमान का अर्थ है। विकास के समान प्रतिमान का अर्थ है, यहाँ पे इसका अर्थ पूछा है। क्या सभी बच्चे एक समान दिखते हैं, सभी बच्चों का विकास एक ही गति से होता है, सभी बच्चों का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स समान प्रतिमान का सिद्धांत,
समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, सभी बच्चों का विकास जो है एक ही गति से नहीं होता है, ये गलत है। सभी बच्चे एक समान दिखते हैं, नहीं। सभी बच्चों का विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे बालक जो है पहले बैठना सीखेगा, फिर क्या है वो चलना सीखेगा, फिर क्या है वो दौड़ना सीखेगा। ठीक है, इसलिए बच्चे का विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन से मनोवैज्ञानिक प्रसिद्ध है? संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन से मनोवैज्ञानिक प्रसिद्ध है? स्किनर है, जीन पियाजे हैं, एरिक एरिक्सन है, या फिर वाटसन है? संज्ञानात्मक विकास के लिए जो है फ्रेंड्स कौन प्रसिद्ध है? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए एक ही वैज्ञानिक है, वो जीन पियाजे। ये तो इसका तो सबको पता होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक चरण है। जीन पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक चरण है क्या 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या 11 से वर्ष के बाद? तो फ्रेंड्स, संवेदी प्रेरक चरण जो होता है वो क्या होता है? वो 0 से 2 वर्ष तक होता है, क्योंकि पियाजे के अनुसार इस समय शिशु क्या है, बच्चा क्या है, वो इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वो अपने शरीर के इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वह इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। इसलिए बच्चे पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था क्या है? 0 से 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत जो है देने वाले कौन थे? क्या वाइगोस्की थे, कोहलर थे, पियाजे थे, या फ्रायड थे? नैतिक विकास के सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था, कोहलर बर्ग ने दिया था, या जीन पियाजे ने दिया था? तो फ्रेंड्स, नैतिक विकास का सिद्धांत देने वाले कौन थे? कोहलर बर्ग थे। इन्होंने क्या किया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक? भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक अंतःक्रिया, वंश अनुक्रम, शारीरिक वृद्धि, या बुद्धि? फ्रेंड्स, आजकल आपको पता है बच्चों में भाषा विकार बहुत देखने को मिल रहा है, जिसका मुख्य कारण है क्या है? सिंगल फैमिली रहती है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते हैं। हस्बैंड वाइफ जॉब पे जाते हैं, बच्चे किसी ताई या नैनी के साथ रहते हैं, और उनको बोलने वाले बच्चे नहीं मिलते हैं, बोलने वाला दादी बाबा नाना नानी ये सब लोग नहीं मिलते हैं, फैमिली नहीं मिलती है। इसलिए उनका भाषा विकास आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल देखने को आ रहा है भाषा विकास। बच्चे तुतला के बोल रहे हैं, हकला के बोल रहे हैं, साफ 2-2 साल तक बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, सामाजिक विकास भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक अंतःक्रिया। अब देखे होंगे जो बच्चे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं ना, वो बहुत जल्दी भाषा का विकास सीखते हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं, वो दोनों ही इतने जल्दी, मैंने 1 साल में बच्चे बहुत अच्छे से पूरी वाक्य बोलने लगे। 1.5 साल में तो वो लोग पूरी कहानी कहने लग गए। विकास का निरंतरता का सिद्धांत बताता है कि विकास क्या है? विकास का निरंतरता का सिद्धांत बताता है कि विकास जो है रुक रुक कर होता है, केवल किशोरावस्था में होता है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, विकास क्या है? वो जन्म से मृत्यु तक विकास होते रहता है। ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था के दौरान सामाजिक विकास का मुख्य कारक है? बाल्य अवस्था के दौरान सामाजिक विकास का मुख्य कारण क्या है? परिवार है,
विद्यालय है, खेल के साथ ही है। तो फिर बाल अवस्था के दौरान सामाजिक विकास परिवार में भी होता है, विद्यालय में भी होता है, और खेल खेल में बच्चे एक दूसरे से बात करके भी सीखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन है, ईगो का विकास किस मनोवैज्ञानिक का देन है? ईगो का विकास जो है फ्रेंड्स किसका देन है? ये है फ्रायड का देन। उन्होंने 3 ईगो बताए थे, ईगो के 3 भाग किए थे, कौन कौन से? ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड, ईगो और सुपर ईगो किसने बताया था? फ्रायड ने। हमने 90 क्वेश्चन कर लिया है, और 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। पूर्व संक्रियात्मक चरण में बालक का चिंतन कैसा होता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण में बालक का चिंतन कैसा होता है? क्या तार्किक होता है, अहम केंद्रित होता है, वैज्ञानिक होता है, या अमूर्त होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अभी तक आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।